ये सब क्या हो रहा है? दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगमन लॉबी में एक बेंत के सहारे खड़े एक बुजुर्ग ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल फोन पकड़कर चिल्लाया। उस जगह पर पल भर के लिए सन्नाटा छा गया और आसपास के सभी लोगों की निगाहें उन पर टिक गईं। इनकी औसत संपत्ति 500 अरब रुपये थी। मॉस्को के शीर्ष पर बैठे इन साथ नाटा छा गया। बुजुर्गों ने अपने परिवार के काय विरोध के बावजूद भारत की यात्रा की थी। जिस देश को वे पूर्व का एक खतरनाक देश मानते थे, वहां कदम रखने के महम 5 मिनट बाद ही हवाई अड्डे पर ऐसा माहौल क्यों बन गया? और क्यों उन्हें आते ही रूस में अपने परिवार को आपातकालीन फोन करना पड़ा? यह उन 18 बुजुर्गों के सदमे और प्रेरणा की कहानी है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक बंद दुनिया में बिताई थी। और भारत की रोजमर्रा की जिंदगी के जादू ने उनके जीवन के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। अब उस हवाई अड्डे पर हुए हंगामे की सच्चाई सामने आ रही है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। रूस के अमीर बुजुर्ग 5 मिनट में ही भारत से इतने हैरान क्यों हो गए? और दिल्ली हवाई अड्डे पर उस हंगामे की वजह क्या थी जिसने दुनिया को चौंका दिया? दोस्तों, मॉस्को का उच्चवर्गीय समाज आज भी इस घटना से हैरान है। दादाजी, वह जगह खतरनाक है, वह जगह खतरनाक है। उनके पोते ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। रूस के शीर्ष 18 अमीर बुजुर्गों ने अचानक भारत जाने का फैसला कर लिया था। उनकी औसत संपत्ति 500 अरब रुपये से ज्यादा और औसत उम्र 75 साल थी। ये वे लोग थे जो पैदा होने के बाद कभी मॉस्को से बाहर नहीं गए थे। परिवार वालों ने इसका कारा विरोध किया। आप इतनी दूर पूर्व के उस देश में क्यों जाना चाहते हैं? लेकिन उनका इरादा पक्का था। और फिर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आगमन लॉबी में वे 18 बुजुर्ग एक साथ रुक गए। वे अपने सामने का नजारा देखकर अवाक रह गए। यह क्या है? यह सब क्या है? कुछ देर बाद उन्होंने अपने मोबाइल फोन निकाले और रूस में अपने परिवार को आपातकालीन फोन करना शुरू कर दिया। अरे, मैं अभी जो देख रहा हूं उस पर यकीन नहीं हो रहा। बेटा, मैं तुम्हें तस्वीरें भेज रहा हूं, तुम खुद देखे बिना विश्वास नहीं करोगे। आखिर हुआ क्या था? रूसी यात्रा विशेषज्ञ ओल्गा द्वारा सीधे रिकॉर्ड की गई एक सप्ताह की यह आश्चर्यजनक कहानी। अब सुनिए। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो यह हमें भारत की अद्भुत कहानियों को आप तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। नमस्ते, मैं ओल्गा पेट्रोवा हूं और मैं 20 सालों से मॉस्को में एक लखरी यात्रा विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही हूं। हाल ही में मैं ओल्गा पेट्रोवा हूं। मुझे अपनी जिंदगी का सबसे अविस्मरणीय अनुभव हुआ। यह एक विशेष यात्रा थी जिसमें मैं रूस के 18 बेहद अमीर बुजुर्गों को भारत ले गई थी। उनकी औसत उम्र 75 साल थी और उनमें से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में कभी मॉस्को से बाहर नहीं गए थे। यात्रा से पहले मैं बहुत चिंतित थी। मुझे डर था कि लंबी उड़ान उनके स्वास्थ्य पर असर डालेगी, फिल्म हार में कामी है, या वे अपरिचित एशियाई संस्कृति में ढल नहीं पाएंगे। लेकिन मेरी सारी चिंताएं पूरी तरह से निराधार थीं। मार की पूरी रिपोर्ट से मेरी सारी चिंताएं पूरी तरह से निराधार थीं। हम रात के 1 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे। विमान से उतरकर जब हम इमिग्रेशन की ओर जा रहे थे तो 78 साल के एक बुजुर्ग अचानक रुक गए। उन्होंने चारों ओर देखा और उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पूरा हवाई अड्डा रोशनी से जगमगा रहा था। आधी रात होने के बावजूद सभी सुविधाएं पूरी तरह से काम कर रही थीं। मॉस्को के हवाई अड्डे पर रात 11 बजे के बाद ज्यादातर दुकानें बंद हो जाती हैं और कर्मचारी भी मुश्किल से ही दिखते हैं। सफाई भी अगली सुबह ही शुरू होती है। लेकिन दिल्ली हवाई अड्डा अलग था। हर सूचना डेस्क पर कर्मचारी मुस्कान के साथ तैनात थे और सफाई कर्मचारी यात्रियों के गुजरते ही तुरंत फर्श पहुंच रहे थे। फर्श आईने की तरह चमक रहा था। संबद्धेंद्री दुरार के आराक साथ हो रहा आपात कुजहा। सबसे हैरान करने वाला पल तब आया जब हम शौचालयों के पास से गुजरे। मैंने देखा कि एक सफाई कर्मचारी शौचालय के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर गुजरने वाले हर यात्री को 90 डिग्री झुककर नमस्ते कर रहा था। एक पल के लिए मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ।
यह एक ऐसा दृश्य था जिसकी रूस में कल्पना भी नहीं की जा सकती। समूह में से एक व्यक्ति मेरे पास आया और फुसफुसाया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक हवाई अड्डे का सफाई कर्मचारी इतने सम्मान से अभिवादन क्यों कर रहा है। मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। इमिग्रेशन का इंतजार करते समय हमें एक और बड़ा आश्चर्य हुआ। हम एक अप्रत्याशित विदेशी समूह थे, फिर भी हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने कोई परेशानी नहीं दिखाई, बल्कि तुरंत एक रूसी भाषा बोलने वाले दुभाषिए को तैनात कर दिया गया। उस व्यक्ति ने बुजुर्गों की उम्र का ध्यान रखते हुए एक बहुत धीरे धीरे और विनम्रता से सारी स्थिति समझाई। होटल के दिशा निर्देशों से लेकर अगले दिन के कार्यक्रम तक उन्होंने हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा और कई बार पूछा कि कहीं कोई असुविधा तो नहीं है। मैंने 20 साल के अपने करियर में इस स्तर की सेवा का अनुभव कभी नहीं किया था। ऑटोमेटेड इमिग्रेशन सिस्टम के सामने एक बार फिर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। जब भी कोई बुजुर्ग मशीन के सामने झिझकता तो एक कर्मचारी तुरंत पास आकर विनम्रता से मदद करता। स्क्रीन पर रूसी सहित कई देशों की भाषाएं प्रदर्शित हो रही थीं। एक पूर्व इंजीनियर बुजुर्ग ने ऑटोमेटेड प्रक्रिया का उपयोग करने के बाद मुझसे कहा, यह सिस्टम इतना सहज है कि कोई भी विदेशी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। वे इस बात से हैरान थे कि मॉस्को में जो अभी भी परीक्षण के चरण में है, वह भारत में पहले से ही पूरी तरह से सामान्य हो चुका है। जब हम सामान लेने के लिए बैगेज क्लेम एरिया में गए तो वहां भी यही हाल था। एक विशाल स्क्रीन पर सामान की स्थिति वास्तविक समय में दिखाई जा रही थी। रूस में सामान खोजने में ही 1 घंटा लग जाता है, लेकिन यहां सब कुछ सटीक और तेजी से हो रहा था। कन्वेयर बेल्ट बिना किसी आवाज के आसानी से घूम रही थी और हर सामान पर एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा था, जिससे सामान खोने की संभावना लगभग शून्य थी। एक बुजुर्ग जो विनिर्माण उद्योग में काम कर चुके थे, इस सिस्टम की दक्षता से बहुत प्रभावित हुए। जब हम हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए अपनी बस का इंतजार कर रहे थे, तब बुजुर्गों के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। एक अनजान देश को लेकर जो घबराहट थी, वह अब खत्म हो चुकी थी और उनकी आंखों में जिज्ञासा भर गई थी। जब बस आई तो हम फिर हैरान रह गए। अंदर से बस बेहद साफ थी और सीटें आरामदायक थीं। ड्राइवर को जब पता चला कि हम विदेशी हैं, तो उसने अंग्रेजी में विनम्रता से हमारा मार्गदर्शन किया। उसने हमें बताया कि दिल्ली पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगेगा और सीट बेल्ट बांधने का अनुरोध किया। बस के चलते ही खिड़की के बाहर का नजारा दिखने लगा। आधी रात के बावजूद सुस्कें रोशनी से जगमगा रही थीं और गाजियां अनुशासित तरीके से चल रही थीं। मॉस्को की रात की सड़कें अंधेरी और खतरनाक लगती हैं, लेकिन यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। दिल्ली में प्रवेश करते ही जिस चीज ने समूह को सबसे ज्यादा चौंकाया, वे थीं 24 घंटे खुली रहने वाली दुकानें और ढाबे। आधी रात में भी वे रोशनी से जगमगा रहे थे और लोग आराम से आ जा रहे थे। मॉस्को में रात 10 बजे के बाद ज्यादातर दुकानें बंद हो जाती हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला नहारा था अकेले घर लौटती युवा महिलाओं का। रात के 1 बजे के बाद भी महिलाएं अकेले सड़क पर चल रही थीं। उनके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसकी रूस में कल्पना भी नहीं की जा सकती। समूह की एक बुजुर्ग महिला ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, जिस देश में रात में महिलाएं अकेले घूम सकती हैं, वही असली विकसित देश है। बाकी सभी ने भी गहरी सहमति में सिर हिलाया। जैसे जैसे हम शहर के केंद्र के करीब पहुंचे, ऊंची ऊंची इमारतें दिखने लगीं। एक बही नदी यमुना पर बने पुल से रात का नजारा इतना खूबसूरत था कि सांसें थम गईं। यह यूरोप के किसी भी शहर से ज्यादा भव्य और आधुनिक था। जब हम होटल पहुंचे तो रात के 2:30 बज चुके थे। हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि होटल के आसपास का इलाका अभी भी जीवंत था। 24 घंटे खुले रहने वाले रेस्टोरेंट दिख रहे थे और किराना दुकानों पर भी ग्राहक थे। चेक इन करते समय हमें आखिरी आश्चर्य का अनुभव हुआ। फ्रंट डेस्क के कर्मचारियों ने बुजुर्गों की उम्र का ध्यान रखते हुए उन्हें एक शांत मंजिल पर कमरे दिए। उन्होंने अगले दिन के नाश्ते के समय और आसपास की सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। कमरे में जाने के लिए लिफ्ट में चौथे समय एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा, भारत वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हमने सोचा था। बाकी लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि अभी तो वे सिर्फ हवाई अड्डे से होटल तक आए हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वे रूस से बिल्कुल अलग दुनिया में आ गए हैं।
उस रात मैं सो नहीं सकी। मैं यह सोचकर उत्साहित थी कि आने वाले कुछ दिनों में मैं इन लोगों के साथ क्या क्या अनुभव करने वाली हूं। उस समय मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि भारत देश हमें और कितने आश्चर्य देने वाला है। अगले दिन, या यूं कहें कि कुछ घंटों बाद, सुबह लगभग 6 बजे मुझे गलियारे में कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। जेट लैग की वजह से सो न पाने वाले कुछ बुजुर्ग जाग गए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें भूख लगी है। मैं असमंजस में पड़ गई। मैंने सोचा कि इतनी सुबह कोई खुला हुआ रेस्टोरेंट मिलना आसान नहीं होगा। मॉस्को में सुबह और खां, इंदी और खां, सुबह 8 बजे से पहले कोई दुकान खोजना वास्तव में मुश्किल है। जब मैंने होटल के फ्रंट डेस्क पर पूछा, बिल्कुल बगल की इमारत में एक 24 घंटे खुला रहने वाला परांठे का रेस्टोरेंट है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई कि इतनी सुबह भी भोजन मिल सकता है। मैं 7 बुजुर्गों के साथ उस रेस्टोरेंट की ओर चल पड़ी। सुबह सुबह की सख्तें पहले से ही लोगों से गुलार थीं। दफ्तर जाने वाले लोग, जॉगिंग करने वाले नागरिक और दुकानों से बाहर निकलते लोग, तरह तरह के लोग थे। मॉस्को की सुबह शांत होती है। बीम मामिन बीक आत के सादी मती सादी सपोर्ट के कारी बात की है, मामिन बात के सादी मनती मनती मती सा। लेकिन दिल्ली में दिन की शुरुआत हो चुकी थी। जैसे ही हमने रेस्टोरेंट का दरवाजा खोला, एक गर्मजोशी का एहसास हुआ। कुछ ग्राहक पहले से ही भोजन कर रहे थे। एक अधेंज उम्र का आदमी अकेले बैठकर अखबार पातते हुए नाश्ता कर रहा था और एक युवा महिला लैपटॉप खोलकर काम कर रही थी। एक पूर्व अधिकारी बुजुर्ग ने मेनू देखकर आंखें बड़ी कर लीं। कीमतें बहुत कम थीं। एक परांठा 50 रुपये का और छोले भटूरे 100 रुपये के आसपास थे। रूसी मुद्रा में बदलने पर यह अविश्वसनीय रूप से सस्ती कीमत थी। ऑर्डर लेने वाले वेटर ने हमें, यानी विदेशियों को देखकर कोई अजीब प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अंग्रेजी में मेनू समझाया और बुजुर्गों के लिए हल्के और आसानी से पचने वाले व्यंजनों का सुझाव दिया। उसने यह भी कहा कि जो लोग मसालेदार खाना पसंद नहीं करते, उनके लिए कम मसालेदार भोजन भी बनाया जा सकता है। खाना परोसने की गति भी अविश्वसनीय थी। ऑर्डर देने के 5 मिनट के भीतर सभी व्यंजन मेज पर थे। परांठे, छोले, भटूरे, दही और लस्सी, तरह तरह के व्यंजन थे। बुजुर्ग पहली बार भारतीय भोजन को देख रहे थे। आधे जिज्ञासु और आधे चिंतित थे। सबसे प्रभावशाली ची परांठे थे। एक बुजुर्ग ने झिझकते हुए एक टुकड़ा खाया और उनका चेहरा खिल उठा। दिखने में यह सादा था, लेकिन इसका स्वाद बहुत गहरा था। अंदर की स्टफिंग भरपूर थी और नमक का संतुलन एकदम सही था। उन्होंने पलक झपकते ही पूरा परांठा खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि मॉस्को में इतने स्वादिष्ट भोजन को इस कीमत पर खाना असंभव है। बाकी लोग भी बार बार सिरिंग समस्या और रोड और असंभव है हिलाते हुए खाने में व्यस्त हो गए। खाना खत्म करके जब हम बिल चुकाने गए, तो एक बार फिर हैरान रह गए। 7 लोगों ने पेट भरकर खाया था, फिर भी कुल बिल 1000 रुपये से भी कम था। वेटर ने हमें सही सही छुट्टे पैसे लौटाए और कहा, फिर से आइएगा। उसने यह भी पूछा कि क्या हमें भारतीय भोजन पसंद आया और कुछ और स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में भी बताया। इस तरह की विनम्रता रेस्टोरेंट में अनुभव करना मुश्किल होता है। मॉस्को के वेटर अक्सर रूखे होते हैं और सेवा भी धीमी होती है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर लोग लगातार तारीफ करते रहे। उन्होंने कहा कि खाना स्वादिष्ट, कीमत सस्ती और सेवा बेहतरीन थी। होटल लौटते समय हम एक स्थानीय किराना स्टोर पर रुके। किसी को कुछ स्नैक्स खरीदने थे। दुकान के अंदर घुसते ही एक और आश्चर्य हमारा इंतजार कर रहा था। छोटी सी दुकान होने के बावजूद वह एक डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह साफ सुथरी थी और सामान से खचाखच भरी हुई थी। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उस छोटी सी दुकान में कितनी सारी चीजें की जा सकती थीं। सिर्फ सामान खरीदने के अलावा वहां से कुरियर भेजना, बिलों का भुगतान करना और बैंकिंग से जुड़े काम भी संभव थे। रूस की छोटी दुकानें सिर्फ कुछ खाने पीने की चीजें बेचती हैं, लेकिन भारत की यह दुकान एक छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर जैसी थी। बुजुर्गों ने अपनी पसंद के स्नैक्स चुने। वे भारतीय बिस्कुट और पेय पदार्थों को उत्सुकता से देख रहे थे। फलों के स्वाद वाला दूध विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ, क्योंकि रूस में उन्होंने इस तरह की पैकेजिंग नहीं देखी थी। कैश काउंटर पर भी आश्चर्य की लहर दौड़ गई। गणना की गति बहुत तेज थी और कर्मचारी
बहुत विनम्र था। हमें यानी विदेशियों को देखकर उसने कोई नाराजगी नहीं दिखाई, बल्कि उसने अंग्रेजी में अभिवादन किया और भारत आने पर हमारा स्वागत किया। दुकान से बाहर निकलकर एक बुजुर्ग ने कहा, भारत तो 24 घंटे सुविधाजनक देश है। वे इस बात से हैरान थे कि यहाँ किसी भी समय जरूरत की कोई भी चीज मिल सकती है। होटल लौटते समय शहर की सफाई भी प्रभावशाली थी। कहीं एक भी कचरा नहीं था, सब कुछ साफ सुथरा था। सुबह सुबह से ही सफाई कर्मचारियों को काम करते हुए देखा जा सकता था। पूरा शहर एक जीवित प्राणी की तरह काम कर रहा था। मॉस्को में सिर्फ पर्यटन स्थल ही साफ होते हैं और रिहायशी इलाके अक्सर गंदे रहते हैं, लेकिन दिल्ली अलग थी। जब हम होटल की लॉबी में पहुंचे तो बाकी बुजुर्ग भी जाग चुके थे। हमें बाहर से आता देखकर उन्होंने पूछा कि हम कहाँ गए थे। जब हमने सुबह के नाश्ते की कहानी सुनाई तो सभी को ईर्ष्या हुई। उन्होंने कहा कि अगली बार हमें भी साथ ले चलना। उस सुबह 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 के परांठे का अनुभव उस समूह के सभी सदस्यों के लिए भारत की पहली और महबूब छाप छोड़ गया। सुबह करीब 9 बजे हमने दिल्ली की पेंगोदा खोज शुरू की। हमारा पहला गंतव्य एक बां पार्क लोधी गार्डन था। होटल के कर्मचारियों ने इसकी सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि यह नागरिकों के दैनिक जीवन को सबसे अच्छी तरह से देखने की जगह है। मेट्रो से यात्रा करना भी बुजुर्गों के लिए एक नया अनुभव था। उनमें से ज्यादातर ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी कारों का इस्तेमाल किया था। मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करते ही समूह हैरान रह गया। स्टेशन का इंटीरियर बहुत साफ सुथरा था। फर्श चमक रहा था और दीवारों पर एक भी खरोंच नहीं थी। यह मॉस्को मेट्रो के अंधेरे और पुराने एहसास से बिल्कुल अलग था। हम प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एस्केलेटर पर चिढ़े। भूमिगत सुविधाएं पूरी तरह से व्यवस्थित थीं। वेंटिलेशन सिस्टम भी इतना अच्छा था कि यह महसूस ही नहीं हो रहा था कि हम जमीन के नीचे हैं। जब हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो भी भान का समय बीत चुका था। इन बितीर के खरन हमीना पर आर था, इसलिए ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों का व्यवहार प्रभावशाली था। सभी अनुशासित तरीके से कतार में खड़े थे। फर्श पर बने निशानों के अनुसार वे 2 पंक्तियों में खड़े थे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड देखकर बुजुर्ग हैरान रह गए। उस पर सटीक रूप से दिखाया जा रहा था कि अगली ट्रेन कितने मिनट में आएगी। समय सेकंड तक सटीक था। एक पूर्व रेलवे इंजीनियर बुजुर्ग ने अपनी घजी से समय मिलाया। ट्रेन सच में ठीक उसी समय पर आई। जब मेट्रो आई तो लोगों का व्यवहार और भी प्रभावशाली था। दरवाजा खुलते ही फोर में फोर में फोर में सभी लोग उतरने वालों के लिए रास्ता बनाने के लिए दोनों तरफ हट गए। जब सभी लोग उतर गए तब उन्होंने अनुशासित तरीके से छचना शुरू किया। कोई धक्का मुक्की या लड़ाई नहीं थी। यह एक ऐसा दृश्य था जो मॉस्को मेट्रो में नहीं देखा जा सकता। ट्रेन का इंटीरियर भी आश्चर्यजनक था। यह बहुत साफ सुथरा था। सीटों पर कोई लिखावट नहीं थी और फर्श भी साफ था। एयर कंडीशनिंग ठीक से काम कर रही थी। माहौल ठंडा था और शोर भी कम था, जिससे बात करना आसान था। एक बुजुर्ग ने खिड़की से बाहर देखकर आश्चर्य से कहा, क्या मेट्रो के अंदर भी इंटरनेट काम करता है? रूस में यह अकल्पनीय था। बुजुर्गों ने अपने स्मार्टफोन निकाले और रूस में अपने परिवारों को वास्तविक समय में तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया। हर स्टेशन के बाद घोषणाएं हो रही थीं। हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में बारी बारी से जानकारी दी जा रही थी। यह विदेशियों के लिए एक विचारशील प्रणाली थी। कुछ स्टेशनों के बाद एक गर्भवती महिला छई। वह क्षण सबसे चौंकाने वाला था। 20 साल के दिखने वाले 2 युवा पुरुष लगभग एक ही समय में सीट देने के लिए खड़े हो गए। वे एक दूसरे से पहले बैठने का आग्रह भी कर रहे थे। गर्भवती महिला ने धन्यवाद कहकर एक सीट पर बैठ गईं। बाकी दोनों युवक फिर से खड़े हो गए। यह दृश्य देखकर 78 वर्षीय बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा कि रूस में ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि सीट के लिए लालाई हो जाती है। उन्होंने कहा कि वे महसूस कर सकते हैं कि भारतीय युवाओं में कितनी गहरी विचारशीलता है। ट्रेन का माहौल भी खास था। बात करने वाले लोग भी धीमी आवाज में बात कर रहे थे और ज्यादातर लोग चुपचाप अपने स्मार्टफोन देख रहे थे या किताबें पढ़ रहे थे। होर होर से फोन पर बात करने या खाने पीने जैसी कोई हरकत नहीं दिख रही थी। मॉस्को मेट्रो में होर होर से बात करने या कुछ खाने वाले लोग अक्सर दिखते हैं, लेकिन दिल्ली अलग थी।
सार्वजनिक स्थानों पर शिष्टाचार स्वाभाविक रूप से उनकी आदत में शुमार था। जब हम अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचे तो पूरा समूह प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जो नागरिक चेतना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक बार मेट्रो में सफर करने से ही वे भारतीय समाज के स्तर को समझ गए। जब हम बामीन पर आए तो सामने फैले एक हरे भरे पार्क के नहारे को देखकर पूरे समूह ने वाहवाही की। विशाल पार्क, दोनों तरफ हरियाली और दूर दिखती इमारतें, सब कुछ शानदार था। पार्क में प्रवेश करते ही एक और भी आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। बहुत से नागरिक व्यायाम कर रहे थे। जॉगिंग करने वाले, 8 की से नागरिक व्यायाम कर रहे थे। साइकिल चलाने वाले, तरह तरह के लोग थे। यह अजीब था कि सप्ताह के एक सामान्य दिन की सुबह में इतने सारे लोग व्यायाम कर रहे थे। सबसे प्रभावशाली चीज थी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपकरण। पार्क के किनारे लगे उपकरणों पर नागरिक व्यायाम कर रहे थे। यह देखकर बुजुर्ग हैरान रह गए कि इन सभी का उपयोग मुफ्त में किया जा सकता है। रूस में व्यायाम करने के लिए आपको पैसे देकर जिम जाना पड़ता है, लेकिन यहां यह मुफ्त था। सार्वजनिक सुविधाओं के प्रति उनकी धारणा पूरी तरह से अलग थी। एक बुजुर्ग ने एक स्वास्थ्य उपकरण का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक 72 वर्षीय व्यक्ति से बात की जो हर सुबह वहां व्यायाम करते थे। उन्होंने कहा कि यह उनके स्वास्थ्य के लिए है। हमारे समूह के एक सदस्य ने हिम्मत करके इशारों में उनसे बात की। अंग्रेजी ज्यादा समझ नहीं आई, लेकिन उनकी गर्मजोशी भरी मुस्कान और विनम्र रवैये से संवाद हो गया। हमें विदेशियों के प्रति भारतीयों की दयालुता का एहसास हुआ। साइकिलिंग ट्रैक पर चलते हुए हमने एक और संस्कृति की खोज की। यह थी शेयर साइकिल प्रणाली। इसे स्मार्टफोन से आसानी से किराए पर लिया जा सकता था। रूस में भी ऐसी ही प्रणाली है। साइकिलिंग ट्रैक पर सान बजर पर एक पहली संस्कृति की खोज की है, लेकिन इसका पैमाना बहुत छोटा है। दिल्ली की शेयर साइकिल प्रणाली के पोर्ट जगह जगह थे और यह वास्तव में सुविधाजनक लग रही थी। पूरा शहर नागरिकों की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया था। हम पार्क की बेंच पर बैठकर कुछ देर सुस्ताए। चारों ओर देखने पर कई परिवार भी दिखे। अपने बच्चों के साथ साइकिल चलाते पिता और घुमक्का गाजी में बच्चे को घुमाती मां। यह शांतिपूर्ण दैनिक जीवन का एक दृश्य था। विशेष रूप से प्रभावशाली थे वे लोग जो अपने कुत्तों के साथ टहल रहे थे। सभी ने पट्टे बांध रखे थे और उनके पास शिष्टाचार बैग थे। हमने एक आदमी को अपने कुत्ते का मल साफ करते देखा। उसने स्वाभाविक रूप से उसे एक बैग में डालकर ले गया। एक पूर्व सरकारी अधिकारी बुजुर्ग ने प्रशंसा की। उन्होंने कहा, नागरिक चेतना वास्तव में बहुत उच्च है। पार्क में जगह जगह लगे कूड़ेदान भी खास थे। कचरे का पृथक्करण व्यवस्थित रूप से किया जा रहा था। प्लास्टिक, कैन और सामान्य कचरे को स्पष्ट रूप से अलग किया गया था और नागरिक इसका सही ढंग से पालन कर रहे थे। रूस में पृथक्करण की अवधारणा अभी तक स्थापित नहीं हुई है, लेकिन भारत में यह पहले से ही जीवन का एक हिस्सा बन चुकी थी। पर्यावरण के प्रति जागरूकता का स्तर ऊंचा था। दोपहर हो गई थी। पार्क के पास छोटी छोटी दुकानें और कैफे थे। बुजुर्गों ने एक दुकान से लंच बॉक्स थाली खरीदा और पार्क में बैठकर खाया। किसी ने भी कचरा इधर उधर नहीं फेंका। सभी ने अपना कचरा इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाला। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, इतने बड़े पार्क में एक भी कचरा नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस के पार्क सप्ताहांत में कचरे से भर जाते हैं, लेकिन यह पार्क अलग था। नागरिक खुद इसे साफ रख रहे थे। पार्क के प्रबंधन कर्मचारी भी मुश्किल से ही दिख रहे थे, फिर भी पार्क पूरी तरह से साफ था। हमने एक 70 वर्षीय महिला को अकेले जॉगिंग करते भी देखा। रूस में यह अकल्पनीय था। एक बुजुर्ग का अकेले पार्क में व्यायाम करना ही अपने आप में एक आश्चर्य था। यह इस बात का सबूत था कि यह सुरक्षित है। दोपहर में हम पार्क से निकल गए। बुजुर्गों ने कहा कि वे पार्क में देखे गए नहारे को कभी नहीं भूल पाएंगे। एक सुरक्षित, स्वच्छ और एक दूसरे का सम्मान करने वाली संस्कृति, यही उनकी सबसे बड़ी छाप थी। उस शाम एक अप्रत्याशित घटना घटी। समूह में से एक 74 वर्षीय बुजुर्ग ने अचानक सीने में दर्द की शिकायत की। उन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या थी, इसीलिए मैं घबरा गई। मैंने तुरंत होटल के फ्रंट डेस्क से मदद मांगी और एक कर्मचारी ने हमें निकटतम मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचाया। टैक्सी में अस्पताल जाते समय मैं चिंतित थी।
मुझे डर था कि एक विदेशी को भारतीय अस्पताल में ठीक से इलाज मिल पाएगा या नहीं। अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में पहुंचते ही मेरी वह चिंता दूर हो गई। रिसेप्शन पर मौजूद नर्स ने धारा प्रवाह अंग्रेजी में स्थिति को समझा और आश्चर्यजनक रूप से नर्स के बाद सान दिन दिन से एक रूसी भाषा बोलने वाले दुभाषिए को भी तुरंत तैनात कर दिया गया। मॉस्को के अस्पतालों में भी विदेशी भाषा के दुभाषिए की सेवा पाने के लिए कम से कम एक दिन पहले बुकिंग करनी पड़ती है, लेकिन यहां यह तुरंत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय रोगियों के लिए प्रणाली पूरी तरह से व्यवस्थित थी। पंजीकरण की प्रक्रिया भी आश्चर्यजनक थी। रोगी की जानकारी दर्ज करने, बीमा की पुष्टि करने और डॉक्टर को सौंपने में सिर्फ 10 मिनट लगे। मॉस्को में सिर्फ बीमा के कागजात की जांच में ही 1 घंटा लग जाता था। प्रतीक्षा कक्ष में इंतजार करते समय मैंने चारों ओर देखा। आपातकालीन कक्ष होने के बावजूद सुविधाएं एक होटल की लॉबी की तरह आरामदायक थीं। साफ सुथरी कुर्सियां, तेज रोशनी और शांत वातावरण ने रोगी की चिंता को कम कर दिया। यह मॉस्को के आपातकालीन कक्ष के भी भान और शोर शराबे वाले माहौल से बिल्कुल अलग था। एयर प्यूरिफायर सिस्टम और उचित तापमान नियंत्रण ने रोगियों को आराम से इंतजार करने में मदद की। 30 मिनट से भी कम समय में हमारी बारी आ गई। आपातकालीन रोगियों को प्राथमिकता देने वाली व्यवस्थित प्रणाली के कारण ऐसा हुआ। मॉस्को में घंटों इंतजार करना आम बात है, लेकिन भारत वास्तव में अलग था। जब हम डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुए तो तंदान डॉक्टर ने गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। आश्चर्यजनक रूप से उन्हें रूस में प्रशिक्षण का अनुभव था और वे थों ही बहुत रूसी भाषा बोल सकते थे। मुझे महसूस हुआ कि रोगी का तनाव तुरंत कम हो गया। डॉक्टर ने रोगी के चिकित्सा इतिहास की सावधानीपूर्वक जांच की। उन्होंने रूस में ली जा रही दवाओं के साथ परस्पर क्रिया की भी जांच की। उनके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चिकित्सा ज्ञान और अनुभव था। जांच शुरू हुई। ईसीजी, छाती का एक्सरे क्रम से किए गए। सभी जांचें 1 घंटे के भीतर पूरी हो गईं। मॉस्को में एक एक्सरे कराने में ही कई दिन लग जाते हैं। हर जांच कक्ष में नवीनतम उपकरण थे। तकनीशियन भी बहुत पेशेवर और विनम्र थे। उन्होंने बुजुर्ग रोगी का ध्यान रखते हुए जांच प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। जांच के परिणाम वास्तविक समय में सिस्टम में दर्ज किए गए। डॉक्टर ने तुरंत एक टैबलेट पर परिणाम देखे। निदान भी तेजी से किया गया। डिजिटल चिकित्सा प्रणाली की दक्षता आश्चर्यजनक थी। सौभाग्य से कोई बड़ी समस्या नहीं थी। यह यात्रा की थकान और जेट लैग के कारण एक अस्थायी लक्षण था। डॉक्टर ने नुस्खा लिखते समय बताया कि उन्होंने ऐसी दवा चुनी है जिसे रूस लौटने के बाद भी जारी रखा जा सकता है। इस तरह की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना मॉस्को के अस्पतालों में भी दुर्लभ था। यह एक ऐसी पद्धति थी जो रोगी की स्थिति पर समग्र रूप से विचार करती थी। फार्मेसी में दवा लेते समय भी फार्मासिस्ट ने दवा लेने की विधि को अंग्रेजी और रूसी में विस्तार से समझाया। बिलिंग प्रक्रिया में हमें आखिरी आश्चर्य का अनुभव हुआ। आपातकालीन परामर्श, विभिन्न जांचें और नुस्खे की दवा सहित कुल राशि लगभग 35,000 रुपये थी। यह देखते हुए कि यह सुभुगतान था, यह एक बहुत ही उचित मूल्य था। यह एक ऐसा क्षण था जब हमने पुष्टि की कि चिकित्सा तक पहुंच के मामले में भारत रूस से कहीं बेहतर है। अस्पताल से बाहर निकलते समय साथ आए बुजुर्गों ने कहा, पंजीकरण से लेकर छुट्टी तक कुल 2 घंटे लगे। यह एक ऐसी गति है जिसकी मॉस्को में कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात चिकित्सा कर्मचारियों की व्यावसायिकता और विनम्रता थी। रोगी खुद भी बार बार धन्यवाद दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वे भारतीय चिकित्सा कर्मचारियों के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने एक विदेशी होने के बावजूद उनकी इतनी सावधानी से देखभाल की। उनकी आंखों में आंसू थे। यह दृश्य मुझे आज भी याद है। कुछ दिनों बाद हम दिल्ली हाट गए। बुजुर्ग खरीदारी करना चाहते थे और मैं भी उन्हें भारत की व्यावसायिक संस्कृति दिखाना चाहती थी। स्टेशन से बाहर निकलकर सड़क पर आते ही एक जीवंत माहौल महसूस हुआ। सप्ताहांत होने के कारण और भी ज्यादा भीड़ थी। स्मृति चिन्ह, पारंपरिक कपड़े और हस्तशिल्प की दुकानें लाइन से लगी थीं। बुजुर्गों की आंखें चमक उठीं। महिला बुजुर्ग पहले एक आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधन की दुकान पर गईं। उन्होंने भारतीय सौंदर्य प्रसाधनों की प्रसिद्धि के बारे में बहुत सुना था। दुकान में प्रवेश करते ही बात करसन आन सा तो कर
एक सेल्सवुमन ने अंग्रेजी में हमारा स्वागत किया। वहां बहुत सारे टेस्टर उत्पाद थे। बुजुर्ग उत्सुकता से उत्पादों को आजमा रहे थे। सेल्सवुमन ने विनम्रता से समझाया। उसने त्वचा के प्रकार के अनुसार उत्पादों की सिफारिश की और उपयोग करने का तरीका भी बताया। उसने बुजुर्ग त्वचा के लिए उपयुक्त उत्पादों को अलग से खोजने की भी समझदारी दिखाई। एक बुजुर्ग महिला ने बहुत सारे उत्पाद खरीदे। उसने न केवल अपने लिए बल्कि अपनी बेटी और दोस्तों के उपहार के लिए भी खरीदे। वह संतुष्ट थी कि कीमत सस्ती और गुणवत्ता अच्छी थी। उसने कहा कि रूस में इसी तरह के उत्पाद दोगुनी कीमत पर मिलते हैं। बाजार में हमने कुछ स्नैक्स खरीदे। पहली बार जलेबी खाने वाले बुजुर्गों ने प्रशंसा की। मीठी और गर्म जलेबी उन्हें बहुत पसंद आई। वे गोलगप्पे देखकर भी हैरान थे। उन्होंने भारत के अनोखे स्ट्रीट फूड कल्चर का आनंद लिया। सौक पर चलते हुए हम एक स्मृति चिन्ह की दुकान में घुसे। भारतीय पारंपरिक उत्पादों को आधुनिक रूप दिया गया था। पारंपरिक पैटर्न वाले स्कार्फ, हिंदी अक्षरों वाली टी शर्ट, तरह तरह की चीजें थीं। बुजुर्गों ने घर ले जाने के लिए उपहार चुने। दुकानदार ने विदेशी ग्राहकों को विशेष छूट दी। उसने कहा, भारत आने के लिए धन्यवाद। इस विनम्रता से बुजुर्ग बहुत प्रभावित हुए। दोपहर के भोजन का समय हो गया और हम एक रेस्टोरेंट में गए। बुजुर्गों ने कहा था कि वे एक पारंपरिक भारतीय थाली खाना चाहते हैं। दुकान में प्रवेश करते ही यह विदेशी ग्राहकों से गुलजार था। मेनू में तस्वीरें और अंग्रेजी में विवरण था, जिससे ऑर्डर करना आसान था। जब थाली आई तो बुजुर्गों ने प्रशंसा की। रंग वास्तव में सुंदर थे। वेटर ने खाने का तरीका बताया। बुजुर्गों ने नकल की और आनंद लिया। स्वाद भी शानदार था। भोजन के बाद हमने एक पुराने मंदिर का दौरा किया। ऐतिहासिक इमारत को देखकर हम भारत के इतिहास को भी महसूस कर सके। बुजुर्गों ने शांति से इमारत को देखा। उन्हें शांतिपूर्ण वातावरण पसंद आया। हम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कुछ देर सुस्ताए। हमने कुछ दिनों के अपने अनुभवों के बारे में बात की। सभी ने कहा कि भारत में बिताया गया समय वास्तव में कीमती था। उन्होंने कहा कि यह उनकी उम्मीदों से कहीं बेहतर अनुभव था। एक सा दीज हल्की एक सा एक बुजुर्ग ने कहा, मैं भारत के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन अब यह मेरा पसंदीदा देश बन गया है। बाकी लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, हम निश्चित रूप से फिर से आना चाहते हैं। हम और अधिक समय तक रहना चाहते हैं। आखिरी दिन की सुबह हो गई। बुजुर्ग जल्दी उठकर अपना सामान पैक करने लगे। उन्हें दोपहर में हवाई अड्डे जाना था। नाश्ता करते समय सभी चुप थे। उदासी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। फाइल पर वार पर बात को थी चार आज पड़ी करती है। होटल से निकलने से पहले हमने लॉबी में एक यादगार तस्वीर खींची। होटल के कर्मचारी भी हमारे साथ तस्वीर खिंचवाने आए। एक सप्ताह तक रहने के बाद, होटल से निकलने से पश्चात, होटल से निकलने से पहत के, होटल से निकलने से पहले, होटल से निकलने से पहले हम उन कर्मचारियों से परिचित हो गए थे और हमने उन्हें विदाई दी। हवाई अड्डे जाने वाली बस का माहौल पहली बार आने के समय से बिल्कुल अलग था। उत्साह की जगह उदासी छाई हुई थी। बुजुर्ग खिड़की से गुजरते दिल्ली के नहारे को अपनी आंखों में बसाने की कोशिश कर रहे थे। एक बुजुर्ग महिला ने धीरे से कहा, मैं 1 साल के भीतर निश्चित रूप से फिर से आऊंगी। बाकी लोगों ने भी सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे अगली बार और अधिक समय तक रहना चाहते हैं। हम दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे। यह वही जगह थी जहां हमने 1 सप्ताह पहले पहला कदम रखा था, लेकिन बुजुर्गों के दिल पूरी तरह से बदल चुके थे। जिज्ञासा और उम्मीद की जगह उदासी और लगाव ने ले ली थी। ड्यूटी फ्री में उन्होंने आखिरी खरीदारी की। उन्होंने रूस में अपने दोस्तों और परिवार के लिए उपहार खरीदे। भारतीय मिठाइयों से लेकर सौंदर्य प्रसाधनों तक उन्होंने विभिन्न उत्पाद खरीदे। उन्होंने 2 घंटे तक ड्यूटी फ्री में घूमा। एक बुजुर्ग ने भारतीय इंस्टेंट नूडल्स का एक डिब्बा खरीदा। उन्होंने कहा कि वे रूस में भी भारत का स्वाद लेना चाहते हैं। बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया। सभी ने अपनी पसंद के भारतीय खाद्य पदार्थ खरीदे। जैसे जैसे बोर्डिंग का समय करीब आया, बुजुर्गों के कदम भारी हो गए। बोर्डिंग गेट की ओर जाते समय एक बुजुर्ग महिला ने अपने आंसू पोंछे। उसने कहा, भारत इतना अच्छा है कि मैं यहां से जाना नहीं चाहती। बोर्डिंग गेट के सामने हमने आखिरी तस्वीर खींची। सभी 18 लोगों ने हिंदी में चिल्लाया, धन्यवाद। यह एकमात्र हिंदी शब्द था जो उन्होंने 1 सप्ताह में सीखा था। हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने भी हाथ हिलाकर विदाई दी।
विमान में छुएते समय बुजुर्ग लगातार पीछे मुड़कर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें भारत से विदा लेना वास्तव में मुश्किल हो रहा है। सीटों पर बैठने के बाद भी वे खिड़की से बाहर देखते रहे और चुप रहे। जब विमान ने उड़ान भरी तो एक बुजुर्ग ने कहा, भारत में बिताया गया एक सप्ताह मेरे जीवन का सबसे कीमती समय था। उन्होंने कहा, फार फार में जर्ग, फार में घिसने पर खाम एक बार कर, फार में घिसने पर खीरा गलकर आप होता खी। मैंने 75 साल की जिंदगी में ऐसा कांदोन कभी महसूस नहीं किया। बाकी बुजुर्गों ने भी सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद देखा और महसूस किया कि भारत कितना अद्भुत देश है। उन्होंने कहा कि प्रणाली की दक्षता, नागरिकों की चेतना और लोगों की विनम्रता एकदम सही थी। मॉस्को वापस जाने की लंबी उड़ान के दौरान बुजुर्ग भारत की अपनी यादों के बारे में बात करते रहे। हर किसी ने अपने सबसे यादगार पल के बारे में बात की। किसी ने 24 घंटे की दुकान की बात की तो किसी ने मेट्रो के अनुभव की। अस्पताल में इलाज कराने वाले बुजुर्ग लगातार भारतीय चिकित्सा प्रणाली की प्रशंसा कर रहे थे। दिल्ली हाट में खरीदारी करने वाली बुजुर्ग महिलाएं फिर से वहां जाना चाहती थीं। कुछ ने कहा कि वे पार्क की सुंदरता को नहीं भूल सकते। मेरे लिए भी यह यात्रा खास थी। 20 साल तक एक यात्रा गाइड के रूप में काम करते हुए मैं कई देशों में गई, लेकिन यह पहली बार था जब मेरे ग्राहक इतने संतुष्ट थे। मैंने एक बार फिर महसूस किया कि भारत वास्तव में एक अद्भुत देश है। हम अगले दिन सुबह मॉस्को पहुंचे। परिवार के लोग हमें लेने आए थे। बुजुर्गों ने उत्साह से भारत की कहानियां सुनानी शुरू कर दीं। परिवार वालों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। कुछ दिनों बाद एक बड़ी घटना घटी। समूह में से एक ने सोशल मीडिया पर भारत यात्रा की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया। दिल्ली हवाई अड्डे की साफ सफाई, मेट्रो का अनुशासन, पार्क का नजारा, तरह तरह की सामग्री थी। प्रतिक्रिया विस्फोटक थी। रूस के दोस्त हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि वे नहीं जानते थे कि भारत इतना विकसित देश है। सैकड़ों टिप्पणियां आईं। ज्यादातर प्रतिक्रियाएं थीं, मैं भी जाना चाहता हूं। विशेष रूप से आधी रात के परांठे की दुकान का वीडियो लोकप्रिय हुआ। एक महिला का अकेले आराम से भोजन करने का दृश्य चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि रूस में यह अकल्पनीय है। यह सुरक्षित भारतीय समाज का एक सबूत था। उसके बाद मेरी ट्रैवल एजेंसी में पूछताछ की बाम आ गई। वे लोग थे जो भारत की यात्रा करना चाहते थे। ज्यादातर बुजुर्गों के परिचित और परिवार के लोग थे। उन्होंने सीधे सुनी हुई कहानियों में रुचि दिखाई। सामान्य से 3 गुना ज्यादा बुकिंग हुई। भारत के टूर सामान्य से 3 गुना की साथ की साफ सिंघा भारत के टूर पैकेज तुरंत बिक गए। न केवल हमारी ट्रैवल एजेंसी बल्कि मॉस्को की अन्य ट्रैवल एजेंसियों की भी यही स्थिति थी। भारत के प्रति रुचि में विस्फोटक वृद्धि हुई। जो बुजुर्ग भारत होकर आए थे, वे जब भी किसी सभा में होते तो भारत की बातें करते। जब भी वे किसी परिचित से मिलते तो भारत की महानता का वर्णन करते। वे कहते कि हवाई अड्डा प्रणाली, परिवहन प्रणाली, चिकित्सा सेवाएं, नागरिक चेतना, हर पहलू में सीखने के लिए बहुत कुछ है। रूस में रहने वाले भारतीयों से भी संपर्क आया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत के बारे में पूछताछ के फोन इतने ज्यादा आ रहे हैं कि वे परेशान हो गए हैं। यात्रा, कार्यक्रम, होटल की सिफारिशें, अस्पताल की जानकारी, तरह तरह के सवाल आ रहे थे। कई महीने बीत जाने के बाद भी भारत के प्रति रुचि बनी हुई है। समूह में से कुछ लोग वास्तव में फिर से भारत गए। इस बार वे अपने परिवार के साथ आए थे। उन्होंने कहा कि वे अपने पोते पोतियों को भारत दिखाना चाहते हैं। अस्पताल में इलाज कराने वाले बुजुर्ग नियमित रूप से भारत जाने की योजना बना रहे हैं। वे भारतीय अस्पताल में नियमित जांच के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे भारतीय चिकित्सा कर्मचारियों पर भरोसा करते हैं। दिल्ली हाट में खरीदारी करने वाली बुजुर्ग महिलाएं अब ऑनलाइन भारतीय उत्पाद मंगवा रही हैं। उन्होंने कहा कि वे लगातार भारतीय सौंदर्य प्रसाधन और खाद्य पदार्थ खरीद रही हैं। वे अपने आसपास के दोस्तों को भी इसकी सिफारिश कर रही हैं। मैंने भी इस घटना के बाद भारत के लिए विशेष यात्रा पैकेज विकसित किए हैं। यह सिर्फ पर्यटन नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन का अनुभव करने का एक कार्यक्रम है। बहुत से लोग इसमें रुचि दिखा रहे हैं। भारत अब रूस के लोगों के लिए एक अनजान देश नहीं है। यह एक ऐसा देश बन गया है
जिससे वे सीखना चाहते हैं, जहां वे जाना चाहते हैं। विशेष रूप से बुजुर्ग पीढ़ी के लिए भारत आश्चर्य और प्रेरणा देने वाला एक विशेष स्थान बन गया है। उस दिन की यात्रा ने मेरे जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाला। मैं भारत देश को ठीक से जान सकी और बहुत से लोगों को भारत का असली चेहरा दिखा सकी। यह मेरे 20 साल के यात्रा उद्योग के करियर का सबसे सार्थक अनुभव था। मैं आज भी उन बुजुर्गों के संपर्क में हूं जो उस समय मेरे साथ थे। वे सभी कहते हैं कि भारत के प्रति उनका प्यार बदला नहीं है। वे कहते हैं कि वे किसी दिन फिर से भारत जाकर और भी बहुत कुछ अनुभव करना चाहते हैं। मैंने सीखा कि एक छोटी सी यात्रा इतना बड़ा बदलाव ला सकती है। भारत की शक्ति सिर्फ आर्थिक विकास में नहीं थी। यह प्रणाली की दक्षता, नागरिकों की चेतना और सबसे बढ़कर लोगों के गर्मजोशी भरे दिलों में थी। मैं भविष्य में और भी अधिक रूसियों को भारत से परिचित कराना चाहती हूँ। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि भारत का वह रूप कितना सुंदर है जिसे वे खुद देखकर महसूस करते हैं। मैं भारत और रूस के बीच एक छोटा सा पुल बनना चाहती हूँ। आज की कहानी यहीं तक। मॉस्को के बुजुर्गों ने जो भारत देखा, उसकी कहानी आपको कैसी लगी? कहानी के मुख्य पात्रों के लिए एक उत्साहजनक टिप्पणी छोड़ें। अब तक यह कहानी प्रेरणा स्टेशन से प्रस्तुत की गई थी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।